अखिलेश कुमार। आप सबका लुकमान आईएएस में स्वागत है। आज आपसे हमारी बात एनसीईआरटी को पढ़ने और समझने को लेकर होगी। दरअसल आईएएस की तैयारी में एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ने का पड़ाव बेहद महत्वपूर्ण है। आपको इस पड़ाव को समझना जरूरी है और इससे आगे बढ़ने से पहले यह भी समझना जरूरी है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें। यह सवाल ऐसे हैं जो इन पुस्तकों को पढ़े जाने के बाद भी इसकी प्रासंगिकता को लेकर बने रहते हैं। इसकी वजह है यूपीएससी के चौंकाने वाले प्रश्न जो सामान्य होते हुए भी कठिन लगने लगते हैं, फिर चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा में हो या कि मुख्य परीक्षा में। दरअसल यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा का कोई न कोई हिस्सा एनसीईआरटी को ही समर्पित रहता है हर साल। आखिर आपके लिए एनसीईआरटी का मतलब क्या है? 6ठी से 12वीं कक्षाओं की पुस्तकें, जिसमें मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल, समाज, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और अर्थव्यवस्था से जुड़ी पुस्तकें आती हैं। एक ग्रेजुएट के लिए इन पुस्तकों को पढ़ना मानो एक बार फिर से पढ़ाई शुरू करने जैसा होता है। सच यही है। आखिर आईएएस जैसी सर्वाधिक कठिन परीक्षा के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं? सीधा सा अर्थ है इन पुस्तकों का उस व्यवस्था के साथ सीधा संबंध जिसकी प्रशासनिक यूनिट को चलाने की अपनी जिम्मेदारी आप सिविल सेवा परीक्षा के जरिए सफल होकर उठाना चाहते हैं। संक्षेप में, एनसीईआरटी की पुस्तकें हमारे सामने सरकार और व्यवस्था का वह स्वरूप प्रस्तुत करती हैं जिस विचार और उद्देश्य पर हमारी व्यवस्था यानी सिस्टम आधारित है, यानी हमारा संवैधानिक लोकतंत्र। वैसे भी एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालय स्तर की जुड़ी शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह तथा प्रशिक्षण देता है। जाहिर है यह शिक्षा सीधे हमारे व्यवस्था को बनाए रखने से जुड़ी है। इसलिए यह आपकी तैयारी का पहला सोपान है कि आप जिस व्यवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं उसे समझने की शुरुआत करें। इन्हीं अर्थों में एनसीईआरटी की पुस्तकें आपको कुछ बताती नहीं हैं, बल्कि आपको व्यवस्था के बारे में समझाती हैं। इसका पाठ्यक्रम आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, आपको आपके चारों ओर के परिवेश से जोड़ता है, दुनिया भर में हो रही सभी तरह की घटनाओं को समझने में मदद करता है। यही समझदारी यूपीएससी की मांग है। इसलिए उसे प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए किसी विशेष विषय के जानकार या विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो व्यक्ति व्यवस्था को अच्छी तरह से समझता है। यूपीएससी की यह इच्छा लगातार समय और ज़रूरतों के बदलने के साथ उसके सिलेबस में होने वाले बदलाव से भी जुड़ी रहती है। इसलिए आपके लिए सबसे पहले यह जानना और समझना जरूरी होता है कि आपका सिलेबस क्या है। उम्मीद है आप एनसीईआरटी को पढ़ने के पीछे की मूल अवधारणा को समझ गए होंगे। संक्षेप में, यह उस ट्रेनिंग का हिस्सा है जो आपको उस व्यवस्था को समझने में सहयोग करती है जिसमें आप करने की इच्छा रखते हैं। अब बात इन पुस्तकों को कैसे पढ़ें की करते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों को देखकर आपको सामान्य रूप से यह लग सकता है कि इन्हें पढ़ना सरल है, आसान है। आपकी बात सही है, इन्हें पढ़ना आसान है, लेकिन समझना थोड़ा कठिन है। और यही बात है कि आपको इन्हें पढ़ना नहीं है बल्कि समझना है, क्योंकि आप सिस्टम को समझेंगे नहीं तो सिस्टम में काम कैसे करेंगे। अब एक उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। इतिहास आप में से कुछ लोगों के लिए एक नीरस विषय है। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। यहाँ हम बात करना चाहते हैं कि आपकी 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के पहले अध्याय की। अब यह समझिए कि कैसे यह एक अध्याय आपके इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की समझ का परीक्षण कर सकता है। इस अध्याय को देखिए। ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। यह शीर्षक ही आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां आप खुद ही एक प्राचीन सभ्यता से रूबरू होते हैं। आप इन सबसे परिचित हैं, ईंट से भी, मनके से भी और अस्थियों से, यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता से भी। यह सिर्फ पुरातत्व सामग्रियां भर नहीं हैं, बल्कि इन्होंने पूरी एक सभ्यता का निर्माण किया है। इस पाठ की शुरुआत ही सेलखड़ी से बनी हड़प्पाई मोहरों से होती है और इसे विशिष्ट पुरावस्तु बताती है।
क्योंकि मुहरें सिर्फ विनिमय का साधन भर नहीं होती हैं, बल्कि उनको होना या उनका होना मानवीय सभ्यता के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के पक्षों को प्रस्तुत करता है। उनकी बनावट और आकार सभ्यता की कला और संस्कृति के विभिन्न पक्षों की जानकारी देते हैं। इसमें उस समय का शिल्प, धातु ज्ञान, गणित, व्यापार, समाज, जीवन जगत आदि के कई पक्ष उजागर होते हैं। यह अध्याय हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, कृषि प्रौद्योगिकी, नियोजित व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उत्पादन और व्यापारिक स्थानों तथा गतिविधियों, सुदूर इलाकों से व्यापारिक संबंधों, राजनीतिक व्यवस्था के संकेतों और लिपि तक की जानकारी सरल शब्द यात्रा के जरिए कराता है। यानी इस अध्याय को पढ़ते समय आप सिर्फ किसी सभ्यता को नहीं समझते हैं, बल्कि आप मानवीय सामाजिक जीवन के शुरुआती दौर के समाज, व्यवस्था, राजनीति, अर्थतंत्र, सामाजिक संबंध, विज्ञान, शिल्प, संस्कृति आदि का भी अनुमान लगाते हैं और समझते हैं। अब इस अध्याय के संदर्भ में यूपीएससी की आपसे क्या अपेक्षा हो सकती है? यूपीएससी की यह अपेक्षा तो है ही कि आप इस सभ्यता के सभी तथ्यों को जानें कि कौन सी वस्तु कहाँ मिली और कौन सी जगह कहाँ स्थित है। लेकिन वह आपसे यह भी पूछ सकता है कि क्या हड़प्पा की नगर नियोजन योजना आज भी प्रासंगिक है? क्या वह आज की शहरी जीवन शैली के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकती है? क्या हमारा आज उसी मानवीय सभ्यता की निरंतर चली आ रही यात्रा का पड़ाव है? आदि उसने इन प्रश्नों को पूछा भी है। इसके जरिए आपकी नियोजन की समझ, वैज्ञानिक चेतना, दूरदर्शिता और किसी सिस्टम को लेकर आपके नज़रियों को पढ़ा जा सकता है। इसके साथ ही यूपीएससी आपसे यह भी जानना चाहता है कि आखिर इस सभ्यता के अंत में विभिन्न कारणों की भूमिका के साथ साथ क्या जलवायु भी जिम्मेदार थी? क्या जमीन में लवणता के बढ़ने का भी सभ्यता के अंत में कोई योगदान रहा होगा? क्या इसमें नदियों के स्थान परिवर्तन की कोई भूमिका हो सकती है? आदि आदि यह सवाल पूछे गए हैं। इसमें भूगोल आपकी मदद करता है। इसके लिए आपको जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कई भौगोलिक कारणों को समझना होगा। यह प्रत्यक्ष रूप से आपकी पर्यावरण, पारिस्थितिकी और भारत जैसे देश की भौगोलिक प्राकृतिक संरचना की समझ को परखने का भी सवाल है। इन सवालों को हल करने में वही इतिहास और भूगोल की 6ठी से 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तकें काम करेंगी। यूपीएससी आपकी इस जानकारी को भी परख सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्र से जुड़े अवशेषों का अभाव है, लेकिन व्यवस्था के संयोजन के लिए कोई न कोई व्यवस्था तंत्र रहा ही होगा। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? इतिहास की इस कड़ी को समझने में आपका राजनीतिक विज्ञान का ज्ञान काम आता है, जिसकी शुरुआत निश्चय ही एनसीईआरटी की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तकों से होती है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे एक विषय दूसरे विषय से जुड़ा हुआ है। यह काम एनसीईआरटी की पुस्तकें बखूबी करती हैं। अब एक सवाल यह पैदा होता है कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना बेहतर है कि नहीं। मुझे लगता है कि पुरानी एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ी जानी चाहिए। वह आपको विषय की थोड़ा और गहराई में ले जाती है, लेकिन उसका पाठ नई एनसीईआरटी के कम से कम 2 बार पाठ करने के बाद ही किया जाना चाहिए। इससे आपको घटनाओं और वस्तुओं को एक दूसरे से संबंधित करने में आसानी होती है। यह याद रखिएगा कि नई एनसीईआरटी के शुरू करने का एक कारण विद्यालय स्तर की शिक्षा के अध्ययन के बोझ को हल्का करने की योजना से भी जुड़ा था। फिर सवाल उठता है कि एनसीईआरटी की किन पुस्तकों को पढ़ा जाए। आप इतिहास के लिए 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको इतिहास, संस्कृति, समाज, राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तकों को पढ़ना है। अगर आपके पास पुस्तकें मौजूद नहीं हैं तो आप इन्हें एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं और वहां से उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी हैं आपको, इसकी जानकारी हम आगे दे रहे हैं।